आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो क्या चीज होता है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड क्या चीज होता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, वी विल डिस्कस इन टुडेस क्लास। तो सर 11th क्लास में स्टैटिस्टिक में हम लोगों का एक चैप्टर था दैट इज इंडेक्स नंबर, उसी चैप्टर से रिलेटेड है ये टॉपिक। स्टैटिस्टिक 11th क्लास, उसमें सर एक चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, इंडेक्स नंबर चैप्टर से रिलेटेड क्या टॉपिक इससे है मैं एक बार आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि पूरा फाउंडेशन जो है, बेस जो है आप लोगों का क्लियर हो जाए। सर जब भी हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, अब अच्छा ये जो टॉपिक नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है या फिर करंट प्राइस है, ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि सर हम लोग दो डिफरेंट टाइम पीरियड के नेशनल इनकम को हम लोग कंपेयर करें। अब जैसे 2024 का नेशनल इनकम एंड 2025 का नेशनल इनकम, वी वांट टू कंपेयर देम। अब जैसे 2022 का नेशनल इनकम एंड 23 का नेशनल इनकम, वी वांट टू कंपेयर देम। तो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये टॉपिक आएगा। तो कंपैरिजन से पहले हम लोग 11th के इंडेक्स नंबर चैप्टर से कुछ टॉपिक यहां पर बोरो करना चाहेंगे। क्या क्या वो टॉपिक है ध्यान देके देखिएगा इधर। नॉर्मली सर जो ईयर होता है, अब ईयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक को हम लोग लिखते हैं सर करंट ईयर, एक तरफ मैं लिख रहा हूं करंट ईयर, अच्छे से समझ जाना, सब कोई चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं। दूसरा क्या है सर आपका, एक होता है करंट ईयर, एक होता है आपका बेस ईयर। ध्यान देके सुनना। अब करंट ईयर मतलब अभी जैसे जो साल चल रहा है उसको हम लोग कहेंगे करंट ईयर, और दूसरा क्या है सर आपका बेस ईयर। तो एक हो गया आपका करंट ईयर एंड दूसरा है आपका बेस ईयर, सही है। अब सर जो करंट ईयर है, करंट ईयर में दो चीज आता है, पहला प्राइस और दूसरा आ गया आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 11th के स्टैटिस्टिक में हम लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा इंडेक्स नंबर में कि ईयर दो तरीके के होते हैं, करंट ईयर होता है, एक बेस ईयर होता है। करंट ईयर में एक प्राइस होता है, एक क्वांटिटी होता है। वैसे ही सर बेस ईयर में क्या होता है, एक होता है आपका प्राइस और दूसरा होता है आपका क्वांटिटी। अगेन अब इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आप ये जान लो कि बेस ईयर का मतलब क्या होता है। बेस ईयर को समझाने के लिए मैं कुछ वर्डिंग्स इसके लिए मेंशन कर रहा हूं। अब सर बेस ईयर का मतलब, बेस ईयर इज ए स्टैंडर्ड ईयर, मैं यहां पर वर्ड लिख रहा हूं। बेस ईयर क्या है सर, बेस ईयर एक स्टैंडर्ड ईयर होता है जिसके साथ हम लोग जो है कंपेयर करते हैं करंट ईयर को। अब मान लीजिए करंट ईयर है 2025-26, मैं यहां पर ऊपर करंट ईयर में यहां पर एक साल ले रहा हूं 2025-26, ठीक है। 2025 से 26, अभी तो खैर हम लोग 26-27 में है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। अगर हम लोग करंट ईयर 2025-26 को लेते हैं तो बेस ईयर हम कौन से ईयर को लेंगे, बेस ईयर मान लीजिए हम लोग 2011-12 को ले रहे हैं। मतलब कि सर 2025-26 में इंडिया में कितना नेशनल इनकम जनरेट हुआ उसको आप कंपेयर करना चाहते हो 2011-12 के नेशनल इनकम के साथ। तो हम ये चीज जानना चाहते हैं कि 2011-12 में इंडिया में टोटल नेशनल इनकम कितना था, कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ था चीजों का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोडक्शन हुए थे, और 2025-26 में इंडिया का टोटल प्रोडक्शन कितना है और नेशनल इनकम कितना है। जब आप कंपेयर करोगे तो वहीं से दो टॉपिक निकल के आएगा, नेशनल इनकम और करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। ध्यान देके देखते जाइएगा। अब सर करंट ईयर में जो प्राइस एंड क्वांटिटी रहता है बंधु, इसको हम लोग लिखते हैं P1, दैट इज प्राइस ऑफ द करंट ईयर, जो कि अभी मार्केट में चल रहा है। अगर हम 2025-26 को करंट ईयर ले रहे हैं तो इसी साल मार्केट में जो प्राइस रहेगा उसको हम लोग P1 कहेंगे, और क्वांटिटी को सर हम लोग Q1 कहेंगे। तो Q1 अगर मैं बताऊं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, P1 इट इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर। अगर बेस ईयर के बारे में बात करें तो बेस ईयर में प्राइस को हम लोग लिखते हैं P0 और क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं Q0। यहां तक सबको समझ में आया। P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, P1 मतलब करंट ईयर प्राइस एंड Q1 मतलब करंट ईयर क्वांटिटी। अब आगे बात करें सर, बेस ईयर आपने यहां पर लिखा हुआ है और आपने बताया कि बेस ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ईयर कहते हैं। स्टैंडर्ड ईयर मतलब ए ईयर दैट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। समझना पड़ेगा कि सर बेस ईयर हम उस ईयर को लेते हैं। अच्छा अभी कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर आपने 2011-12 को ही बेस ईयर क्यों चुना। इसलिए चुना क्योंकि 2011-12 में पूरे साल में चीजों के प्राइस में कोई बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आया था। मतलब कि बेस ईयर वो स्टैंडर्ड ईयर होता है जिस साल चीजों के प्रोडक्ट के प्राइसेस में कोई बड़ा चेंजेस या फिर बदलाव, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं आया होता है। अब सर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में उतार चढ़ाव किन कारण से आता है, तो पहला कारण हो सकता है कि आपका वार, एक होता है नेचुरल कैलामिटी, एक होता है कम्युनल डिस्टर्बेंस, जैसे हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा हो गया हो, बड़ा दंगा, तो सर दंगा फसाद, लेबर स्ट्राइक, नेचुरल कैलामिटीज, इमरजेंसी सिचुएशन और वार और पैंडेमिक, अगर इस तरीके के सिचुएशन अराइज होते हैं तब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो 2011-12 को हम लोग एक भला ईयर, एक सिंपल ईयर, एक स्टैंडर्ड ईयर
एंड ए ईयर दैट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन मान के चले। सही है। अब 2025-26 को सर ने ले लिया करेंट ईयर। ध्यान देके देखिएगा। अब सर नेशनल इनकम क्या बताता है? नेशनल इनकम क्या बताता है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम में हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान देके सुनते जाइएगा, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा, अच्छा टॉपिक है। तो नेशनल इनकम में सर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी इन वन अकाउंटिंग ईयर। अब सर वो जो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं, ध्यान देके सुनिएगा, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं उनका मनी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, उनका वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो सर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉपी में लिख दीजिएगा। वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल फंडा होता है कि प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्वांटिटी के साथ। ध्यान देके सुनिए। तो सर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके। सही है। अब सर क्योंकि हम लोग बार बार कई बार क्लास में पढ़े हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम करंट ईयर प्रोडक्शन को ही लेंगे। ध्यान देके सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। नेशनल इनकम में बाबू हम लोग करंट ईयर प्रोडक्शन ही लेते हैं। क्या लेते हैं? करंट ईयर प्रोडक्शन। क्योंकि बार बार आपने प्रिकॉशन में पढ़ा कि जो सेकंड हैंड गुड है वो नेशनल इनकम में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो इस साल का प्रोडक्शन नहीं है। तो नेशनल इनकम में हमेशा करंट ईयर में जितने प्रोडक्शन किए गए हैं बस वही जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब सर अगर आप ये बता रहे हो कि करंट ईयर के ही प्रोडक्शन को लेना है तो क्या यहां पर Q0 का कोई काम है? कोई बताओ मुझे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम में करंट ईयर का ही प्रोडक्शन लेंगे तो सर इस जगह पे Q0 का क्या कोई काम है? नहीं। तो Q0 को मैंने कर दिया क्रॉस। मतलब अब इस पूरे टॉपिक में हम लोग P1, Q1 और P0 के बारे में पढ़ेंगे। करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी और बेस ईयर प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। बेस ईयर के जो क्वांटिटी है, बेस ईयर का जो क्वांटिटी है उसका यहां पर कोई काम नहीं है, क्योंकि सर ये 2011-12 का क्वांटिटी प्रोडक्शन है तो इसका वैल्यू ऑलरेडी 2011-12 के नेशनल इनकम में इंक्लूडेड हो चुका होगा। बात समझ में आया सबको? तो क्यों सर ने Q0 को यहां पर काटा? क्योंकि Q0 जो है वो करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है, वो 2011-12 का है और उसका वैल्यू ऑलरेडी उस साल नेशनल इनकम में हम लोग ले चुके हैं। सही है। अब बचा क्या? करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर प्राइस। ध्यान देके आगे देखते जाइएगा। अगर सर अगर आप करंट ईयर के क्वांटिटी, अगर आप करंट ईयर क्वांटिटी को दैट इज Q1, अगर आप करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हो किसके साथ? करंट ईयर के प्राइस के साथ। ध्यान देके देखते जाइएगा। अगर आप करंट ईयर के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हो करंट ईयर के प्राइस के साथ, क्योंकि अभी अभी सर ने बताया वैल्यू कैसे निकाला जाता है। सर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सर ने बताया प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो अगर इस साल मैंने जितना भी प्रोडक्शन किया हुआ है करंट ईयर क्वांटिटी, अगर उसको करंट ईयर के ही प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो जो चीज निकल के आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। उसको हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। उसको क्या कहेंगे? नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। या फिर इसी को हम लोग और क्या कहते हैं बेटा? इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। इसी का नाम क्या बन जाएगा? नॉमिनल नेशनल इनकम। तो अगर कोई भी आपको पूछता है कि नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है तो आपको बस इतना बताना है कि नॉमिनल नेशनल इनकम मींस इट इज द नेशनल इनकम दैट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग करंट ईयर क्वांटिटी विथ करंट ईयर प्राइसेस। ध्यान देके सुनिएगा। 2025-26 में हम लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया, जब उस पूरे क्वांटिटी को हम इसी साल में मार्केट में जो प्रीवेलिंग प्राइसेस चल रहे हैं अगर उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहते हैं या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। क्या सबको ये चीज क्लियर है? सबको ये चीज क्लियर है? आगे बात करें। अब सर अगर आप करंट ईयर क्वांटिटी को ध्यान देकर देखते जाइएगा, अगर आप क्या करते हो? करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ? बेस ईयर के प्राइस के साथ। बेस ईयर प्राइस दैट इज P0। अगर आप करंट ईयर क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब क्या निकल के आएगा? तब निकल के आएगा नेशनल इनकम, तब निकल के आएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब यहां पर बात करेंगे कि सर ये जो बेस ईयर प्राइस है इसका नाम कांस्टेंट प्राइस क्यों रखा गया? क्योंकि भाई साहब ये जो प्राइस है ये 2011-12 का है, तो ये प्राइस अभी मेरे कंट्रोल में कैसे आ सकता है? बात समझ में आया? सर ये जो प्राइस आप बता रहे हो ये तो पुराना प्राइस है, ये 2011-12 का प्राइस है, तो वो प्राइस अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं चाह के भी इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं कर सकता। सो इट्स इसीलिए इसी का नाम हम लोग क्या रखे हैं? कांस्टेंट प्राइस।
तो अगर आप करंट ईयर क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, एंड इसी को हम लोग और क्या कहते हैं सर, इसी का दूसरा नाम है रियल नेशनल इनकम। ये चीज आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, रियल नेशनल इनकम। तो अगर करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए बेस ईयर के प्राइस के साथ तो रियल नेशनल इनकम निकल के आता है, और करंट ईयर क्वांटिटी को अगर करंट ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो नॉमिनल नेशनल इनकम निकल के आता है। तो नॉमिनल नेशनल इनकम का सिंपल मतलब क्या है, P1 Q1, और सर रियल नेशनल इनकम का मतलब क्या है, P0 Q1। आई होप कि ये चीज सबको समझ में आया हो, आई होप कि ये जो चीज है सबको समझ में आया हो। अब इधर देखना है सर, हमने नॉमिनल नेशनल इनकम के बारे में बात किया, हमने नॉमिनल नेशनल इनकम के बारे में बात किया कि आपने बताया करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस, तो P1 Q1 कर दोगे तो नॉमिनल नेशनल इनकम। अब सर आपने रियल नेशनल इनकम के बारे में बताया कि करंट ईयर क्वांटिटी बट मल्टीप्लाइड विथ बेस ईयर प्राइस, दैट इज Q1 बट मल्टीप्लाइड विथ P0। तो पास्ट ईयर या फिर जिसको हम लोग कहते हैं बेस ईयर के प्राइस के साथ अगर आप करंट ईयर के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नेशनल इनकम निकल के आएगा। लेकिन लेकिन ध्यान देके सुनिएगा, बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बता रहा है कि सर जो नॉमिनल नेशनल इनकम अभी आपने पढ़ाया, नॉमिनल नेशनल इनकम, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने बताया Q1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे P1। यहां पर ध्यान देके देखिए, तो Q1 दैट इज क्वांटिटी करंट ईयर का है, P1 प्राइस भी करंट ईयर का है, तो दोनों ही हमारे कंट्रोल में है। तो बाबू यहां पर नेशनल इनकम बढ़ने के दो रीजंस हो सकते हैं, यहां पर नॉमिनल नेशनल इनकम बढ़ने के दो रीजंस हो सकते हैं, कारण दो हो सकते हैं। या तो सचमुच का जो है आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा, या तो जेन्युइन केस में आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, पहले के मुकाबले इस साल आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है, तब तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। या फिर अगर आपका प्राइस बढ़ गया है महंगाई के चक्कर में, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर, सर हम लोगों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, सिर्फ महंगे हो गए हैं प्रोडक्ट। आप ध्यान देंगे, इधर देखें भाई साहब, 2010 में हमने प्रोडक्शन किया था 1000 किलोग्राम ऑफ कॉटन। फॉर एग्जांपल 2010 में हम लोगों का कॉटन का प्रोडक्शन कितना हुआ था, 1000 केजी। अब तब सर प्राइस कितने थे, 10 रुपए पर किलो। अब सर 2025 में भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है 1000 केजी। अब आप देखो 2010 के कंपैरिजन में 2025 में क्या आपने कोई तीर मारा है, नहीं। क्या 30 मार खान निकले, नहीं निकले। 2010 में भी आपका जितना प्रोडक्शन था 2025 में भी उतना ही है। मतलब अगर हम पैदावार के ऊपर देखें, अगर हम प्रोडक्शन को देखें, तो सर क्या हम सेम लेवल पे हैं, जी हाँ। क्या हमारा ग्रोथ हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन इस साल 2025 में प्राइस महंगाई के चक्कर में बढ़ गया है और बन गया है 50 रुपए। तो सर जब हम 2010 का कैलकुलेट करते थे तो 10,000 निकल के आता था वैल्यू, लेकिन वही पैदावार वही प्रोडक्शन 2025 में मेरे नेशनल इनकम को कहां तक लेके जा रहा है, 50,000। तो सर देखने वाले को ऐसा बिल्कुल लग सकता है कि 2025 में हम लोगों का नेशनल इनकम बढ़ा है, बट दिस इज फेक। सर ये आपको रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये तो झूठा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि इस जगह पे जो नेशनल इनकम बढ़ा हुआ है वो प्रोडक्शन बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से है, प्राइस की वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह से है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम है, गुरुदेव ध्यान देके सुनिएगा, जो नॉमिनल नेशनल इनकम है, इट इज नॉट ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मैंने बताया, इट इज नॉट ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को सही मायने में नहीं दर्शाता। क्यों? क्योंकि नॉमिनल नेशनल इनकम जो है वो कई बार सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने के वजह से भी बढ़ सकता है, तो इससे बच के रहिएगा। नॉमिनल नेशनल इनकम जो है वो आपको ट्रू पिक्चर किसी भी इकोनॉमी का नहीं दिखाता है। आगे बात, लेकिन सर जब आप रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो आप करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, बेस ईयर प्राइस के साथ। P0 यहां पर बेस ईयर के प्राइस को दर्शाता है। तो सर जब आप करंट ईयर क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर P0 तो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया भाई, बेस ईयर के प्राइस के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ये तो कांस्टेंट है, इसीलिए तो उसका नाम हम लोगों ने बताया कांस्टेंट प्राइस। मतलब अगर आप इस वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि सर क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, वैल्यू बताना है। क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, वैल्यू। अब सर इस वैल्यू को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या है कि मुझे Q1 को बढ़ाना पड़ेगा। बात को समझे, ऊपर इस वैल्यू को बढ़ाने के टाइम पे हम दोनों के साथ खेल सकते थे, लेकिन यहां मैं सिर्फ और सिर्फ Q1 में ही जब बदलाव करूंगा तभी जाके वैल्यू बढ़ के आएगा। तो तभी वो बोल रहा है कि सर रियल नेशनल इनकम के बढ़ने का मतलब हुआ कि आपका रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, आप पहले से ज्यादा मैन्युफैक्चर किए हो, आप ज्यादा से पहले से ज्यादा प्रोडक्शन किए हो गुड्स एंड सर्विसेज।
तो सर रियल नेशनल इनकम बढ़ा है, मतलब मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि यस हमारा जो है इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना नए प्रोडक्शन के रियल नेशनल इनकम नहीं बढ़ता। सही है, तो रियल नेशनल इनकम बढ़ा है, इसका मतलब Q1 का वैल्यू जो है वो पहले से बढ़ चुका है। तो रियल नेशनल इनकम जो है वो ट्रू इकोनॉमिक पिक्चर को शो करेगा, लेकिन नॉमिनल नेशनल इनकम ट्रू इकोनॉमिक पिक्चर को शो नहीं करता है। सही है, विथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया नॉमिनल नेशनल इनकम में क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बता रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है इंडिया में, अगर महंगाई बढ़ गया है, तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई के बढ़ जाने से जो इंडिया का नेशनल इनकम है, जो नॉमिनल नेशनल इनकम इंडिया का है, वो एक फॉल्स हम लोगों के सामने पिक्चर शो कर सकता है रिलेटिंग टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर जब भी इन्फ्लेशन होता है, तो उसके वजह से जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट हम लोगों के सामने रखता है रिलेटिंग टू आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। इस चीज को आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ बताना है, तो मैं कॉपी में यहां पर व्हाइट बोर्ड में करता हूं, आप लोग साथ ही साथ एग्जाम में अपने नोटबुक में करते जाइएगा। सही है, शुरू करते हैं। 4 मार्क साइड में, 4 मार्क यहां पर लिख दीजिएगा। ये सर 4 मार्क का सवाल आ सकता है। आगे लिखिएगा उसका आंसर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कमोडिटी। कमोडिटी। अब उसके साइड में मैं लिख रहा हूं करंट ईयर क्वांटिटी, और दैट इज Q1। करंट ईयर क्वांटिटी दैट इज Q1। ठीक है, उसके बगल में करंट ईयर प्राइस, करंट प्राइस, और दैट इज P1। उसके बाद कांस्टेंट प्राइस दैट इज P0। हाँ मां, हाँ मां, हेलो, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया अंकल, आ गया। अच्छा, हाँ हो कां करमा, हो। ठीक ठीक अच्छे, शुणु तो अंकल, जितकी पैसा लगवा लागू, किसी असुविधा नहीं, आपण हटा टिके दायित्व नहीं कि करि दो। हाँ 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 हो, किसी कथा नहीं, आमे जेतेबेले जेंडा हवा कथा, आपण टिके एटा दायित्व नहीं कि टिके करि दो, मुई आपनको माने जे जहा हम कर दे। ठीक 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 अच्छे, ठीक अच्छे। हाँ मुई क्लास सारी के आपनको राति रे फोन करबी 9टा बेलू। आगे आगे आगे। पढ़ी बाटी पड़े। हाँ, तो सर कमोडिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, आउ दीटा टेबल हम। नेक्स्ट वन क्या करेंगे हम लोग? राइट डाउन नॉमिनल नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम दैट इज P1 Q1, और आखिरी में सर यहां पर हम लोगों को लिखना है रियल नेशनल इनकम दैट इज P0 Q1। खत्म। 1 2 3 4 5 6 कॉलम कॉपी में करिए, 6 कॉलम कॉपी में बनाइए। कमोडिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। कमोडिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, current year price that is P1, current year quantity that is Q1, constant price that is P0, nominal national income and real national income। सही है। कमोडिटी में हम लोग 3 एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला व्हीट, उसके बाद क्लोथ, उसके बाद मिल्क। व्हीट के बगल में आप केजी लिख सकते हो, क्लोथ के बगल में आप लोग जो है मीटर लिख सकते हो, और मिल्क के साइड में हम लोग लिख सकते हैं लीटर। ठीक है, तो एक हो गया मीटर में, एक हो गया लीटर में, ये सब उसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, किलोग्राम, मीटर्स एंड लीटर। सही है, अब ध्यान देके देखिएगा। सपोज सर करंट ईयर में क्वांटिटी हम लोगों का कितना प्रोडक्शन हुआ है? 1000 किलोग्राम ऑफ व्हीट, 500 मीटर्स ऑफ क्लोथ एंड 250 लीटर ऑफ मिल्क। इतना हम लोगों ने जो है प्रोडक्शन किया है करंट ईयर। सही है, अब यहां पर हम कुछ करंट ईयर के प्राइस लिखते हैं, साइड में उसके बेस ईयर के प्राइस लिखेंगे। करंट ईयर इस साल व्हीट का क्या प्राइस चल रहा है? हम लोग लिख दे रहे हैं 40 रुपए चल रहा है सर पर किलोग्राम।
और क्लोथ का चल रहा है 20 रुपए पर मीटर और मिल्क चल रहा है आपका 30 रुपए पर लीटर। कांस्टेंट अगर हम लोग देखें, अगर बेस शेयर का प्राइस देखें, जो प्राइस आज आप 40 रुपए में देख रहे हो, यही प्राइस बेस शेयर में कितना सा सर सिर्फ 10 रुपए था। अब 10 रुपए का बढ़ के हो गया है 40 रुपए। जिस कपड़े का पर मीटर प्राइस आज आप 20 रुपए बता रहे हो, ये कितने पे मिलता था? मान लीजिए सर ये मिल रहा था आपका 15 रुपए में, सही है। और अगर हम मिल्क के बारे में बात करें, जो आज 30 रुपए में मिल रहा है, सर ये 20 रुपए में मिल रहा था, सही है। अब हम क्या करेंगे सर, नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो सर 1000 को अगर मैं करंट ईयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज Q1 P1, तो इसका वैल्यू आ जाता है आपका 40,000, 40,000। आगे 20 इंटू 5 10,000, नेक्स्ट 30 इंटू 250 7,500। समझ में आया? 40,000, 10,000 एंड 7,500 वैल्यू निकल के आ रहा है जब आप 250 को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ? 30 के साथ। अब सर P0 Q1 हम लोग देखते हैं, मतलब करंट ईयर क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेस शेयर के प्राइस के साथ, तो इसका वैल्यू था सिर्फ 10,000। आगे 500 इंटू 15 7,500, ठीक। नेक्स्ट 250 इंटू 20 कितना है? 5,000। अब इसका टोटल वैल्यू निकालिए, कितना हो रहा है? करंट ईयर का टोटल वैल्यू 57,500, 57,500। अब इसका वैल्यू 22,500। तो सर यहां अगर आप देखिए, नॉमिनल नेशनल इनकम का वैल्यू 57,500 निकल के आ रहा है, जबकि रियल नेशनल इनकम का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 22,500, दैट इज 22,500 निकल के आया। तो इस टेबल को देख के हमको साफ साफ ये पता चल रहा है कि सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने मात्र से, यार यहां ध्यान देके देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने के वजह से ये जो प्राइस 10 का 40 हो गया है, 15 का 20 हो गया है और 20 का 30 हो गया है, सर सिर्फ इसी इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के वजह से नॉमिनल नेशनल इनकम ऐसा लग रहा है कि बढ़ा है, जबकि इससे एक्चुअल इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं आया है, सही है। तो सर 57,500 जो कि हम लोगों का नॉमिनल नेशनल इनकम निकल के आया, इसको आपको कन्वर्ट करना है रियल नेशनल इनकम में। कैसे कन्वर्ट करें भाई साहब? इधर देखना है कैसे कन्वर्ट करें। सर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कोई बताएगा? इस वैल्यू और इस वैल्यू के अंदर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द फर्क, व्हाट इज द डिफरेंस? सर दोनों में डिफरेंस यहां से आ रहा है, ध्यान देके देखें। नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम के बीच में जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस इस कारण से आया है कि जो प्राइस था वो बढ़ गया था। तो सर अगर किसी भी तरीके से हम इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को काट सकें, अगर इस जो नॉमिनल, ये जो इन्फ्लेशन के वजह से रेट बढ़ गया है, अगर उसके इफेक्ट को अगर हम नलीफाइड कर सके, अगर उसके इफेक्ट को अगर हम लोग कैंसिल कर सकें, तो सर हम लोग बराबर कर देंगे नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। तो फॉर्मूला लिखना है कॉपी में। आप देखिए यहां पर स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है। सर आप स्क्रीन पे यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख रहे हो, लेकिन इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये क्या है? बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। ये क्या है? बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। मतलब फॉर्मूला आपका बताता है कि नॉमिनल नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। अब वो अलग बात है कि बेस ईयर प्राइस इंडेक्स को हम लोग जो है हमेशा 100 मान के चलते हैं। तो नीचे एक एग्जांपल कर देना है, राइट डाउन एग्जांपल। एग्जांपल में लिखिए, राइट डाउन नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू 1,50,000। नीचे लिखिएगा करंट प्राइस इंडेक्स, करंट प्राइस इंडेक्स कितना है? 150। बोल रहा है कैलकुलेट रियल नेशनल इनकम, कैलकुलेट रियल नेशनल इनकम। तो सर यहां पर हम लोग करेंगे रियल नेशनल इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा, डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 1,50,000 divided by 150 into 100 and your answer will be 1 lakh।